एकल रेखा छिद्र से फ्रॉनहोफर विवर्तन। एकल रेखा छिद्र से फ्रॉनहोफर विवर्तन, परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम का फॉर्मूला लास्ट क्लास में निकलवा दिया था। R इक्वल्स टू आर नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और तीव्रता आई थी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्रीन पर जो एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन से विवर्तन प्रारूप मिलता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा, उसके बाद यहाँ पर इसको बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट, यदि आप इस एक्सिस पर लेते हैं तीव्रता और इस पर लेते हैं कलांतर, ठीक है, तो यहाँ पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? सेंटर पर, मुख्य उच्चिष्ट। और इन पॉइंट्स पर जहां पर तीव्रता कैसी है? शून्य है, उनको क्या बोलते हैं? निम्निष्ठ। इनको बोलेंगे निम्निष्ठ। ठीक है, और निम्निष्ठ, दो निम्निष्ठों के मध्य में इसको बोलते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। ठीक है, तो द्वितीयक में ये भी द्वितीयक उच्चिष्ट है, इसके बाद भी नेक्स्ट द्वितीयक उच्चिष्ट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। और ये कौन सा होगा? द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट। द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्लिट का भाग था ए बी, ये स्लिट थी आपकी ए बी। यहां से जो प्रकाश सीधे जाता है तो उससे क्या मिलता है स्क्रीन पर? उच्चिष्ट मिलता है, मुख्य उच्चिष्ट, जो प्रकाश सीधे जा रहा है, क्योंकि उनमें क्या है? पथांतर शून्य है। पथांतर शून्य होने के कारण संपोषी व्यतिकरण होता है और तीव्रता अधिकतम मिलती है। उसके बाद ये जो अवरोधक है, अवरोधक, इसकी ज्यामितीय छाया में प्रकाश की तीव्रता शून्य ना होकर के उसका कुछ ना कुछ मान होता है और तीव्रता इस तरीके से होती है ज्यामितीय छाया में, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद ज्यामितीय छाया में तीव्रता जो है प्रकाश की घटती जाएगी दोनों तरफ। ठीक है, तो इस पर तीव्रता का मान कितना होगा उसका मान निकालने के लिए हमने बहुभुज विधि से ये तीव्रता का फॉर्मूला निकाला। अब सबसे पहले हम निकालेंगे मुख्य उच्चिष्ट के लिए। तो मुख्य उच्चिष्ट के लिए क्या होता है कि सभी रेज क्या है? सीधे समानांतर जा रही हैं। इनमें कोण थीटा का मान कैसा है? शून्य ही है। थीटा कोण पर विवर्तित तरंग इस तरीके से थी, यहाँ पर थीटा का मान कैसा है? शून्य है। जो आपतित तरंगाग्र है वही विवर्तित तरंगाग्र है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन है ही नहीं जो सीधी गई है। तो मुख्य उच्चिष्ट के लिए चूंकि थीटा बराबर कितना होता है? 0। ठीक है, थीटा 0 होगा तो अल्फा, अल्फा कितना माना था आपने? पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, यही तो था। डेल्टा इक्वल्स टू, डेल्टा इक्वल्स टू था 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, और डेल्टा इतना था, डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, और अल्फा कितना लिया था? डेल्टा बाई 2, तो ये हो जाता है पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, यही तो था। डेल्टा कलांतर का मान इतना था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, और अल्फा लिया था हमने डेल्टा बाई 2, तो पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। जब थीटा का मान 0 है तो अल्फा भी कैसा होगा? अल्फा टेंस टू 0। तो अल्फा टेंस टू 0 के लिए इसको आपने कोई समीकरण दिया था लास्ट में? तो समीकरण 4 से, हाँ जो भी है, समीकरण 5 से अल्फा टेंडिंग टू 0 पर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी ना, क्योंकि अल्फा टेंस टू 0 है तो साइन अल्फा का मान भी कितना होगा? अल्फा, और अल्फा अपॉन अल्फा 1 हो जाएगा। तो चाहे आप साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका मान इतना होगा, तो आई कितनी आ जाएगी? आई इक्वल्स टू आई नॉट
ये आ गई मुख्य उच्चिष्ट के लिए तीव्रता। ऐसा लिख लो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा टेंडिंग टू 0 पर कितना होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा 1, जब इसका मान 1 हो जाएगा तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट, जो कि क्या है मैक्सिमम मान है, ठीक है। साइन अल्फा का मैक्सिमम मान 1 ही तो होता है। तो ये आ गई मुख्य उच्चिष्ट के लिए तीव्रता का मान कैसा होगा, अधिकतम, और वो होगा आई नॉट। अब निम्निष्ठों के लिए निकालें। देखो निम्निष्ठों के लिए कैसा है, निम्निष्ठ कौन से बिंदु पर होंगे, जहां पर तीव्रता शून्य होगी। तो तीव्रता शून्य यानी कि आई इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। निम्निष्ठों के लिए आई इक्वल टू 0 होगा। तो आई का मान 0 होने के लिए साइन अल्फा का मान 0 होना चाहिए, लेकिन अल्फा का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा का मान 0 हो जाएगा तो 0.0 फॉर्म बन जाएगी ना। तो आई इक्वल टू 0 होने के लिए साइन अल्फा का मान 0 होना चाहिए, बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से आई इक्वल टू 0 के लिए साइन अल्फा इक्वल टू 0 बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0। अब अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0.0 फॉर्म ना बने उसके लिए। तो साइन अल्फा यदि 0 है तो साइन का मान 0 कब होता है, जब साइन एन पाई हो, ठीक है। क्योंकि साइन में तो पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, सबकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही तो होती है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन पाई। अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई हो सकता है ना। साइन अल्फा 0 है, और साइन अल्फा 0 कब होता है, जब साइन एन पाई हो। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एन पाई लिख सकते हैं। बट एन इक्वल टू यहाँ पर स्टार्टिंग किससे करेंगे आप, 1 2 3, 0 से नहीं कर सकते, क्योंकि 0 करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई पर क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। लिख लिया। अब देखो यहाँ पर प्लस पाई अल्फा इस एक्सिस पर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा का मान कैसा है, 0। यहाँ पर कितना होगा, पाई, और इधर माइनस पाई। तो प्लस माइनस पाई पर प्रथम निम्निष्ठ हो गया, प्लस माइनस 2 पाई पर द्वितीय निम्निष्ठ हो गया, प्लस माइनस 3 पाई पर तृतीय निम्निष्ठ। तो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों की स्थिति को बताता है। तो n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमें प्रथम द्वितीय तृतीय निम्निष्ठ मिलते जाएंगे। अब बात किसकी रह गई है, मुख्य उच्चिष्ट की बात हो गई, निम्निष्ठों की बात हो गई, अब रह गया है द्वितीयक उच्चिष्ट। यहां से आप वो भी निकाल सकते हैं, पथांतर। देखो चूंकि यहाँ पर आपने लिखा है अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, और अल्फा कितना होता है वैसे, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस एन पाई। अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई आ रहा है, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ई साइन थीटा कितना आ रहा है, प्लस माइनस
एन लैम्डा, और ये क्या है, पथांतर। तो n का वैल्यू यहाँ पर भी कितना हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यदि आप n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो प्लस माइनस लैम्डा यदि पथांतर होगा तो प्रथम निम्निष्ठ मिलेगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा होगा तो द्वितीय निम्निष्ठ, प्लस माइनस 3 लैम्डा होगा तो तृतीय निम्निष्ठ। तो पथांतर से भी समझा सकते हैं और कलांतर से भी, ठीक है। तो निम्निष्ठों की स्थिति के लिए कलांतर जो है वो पाई का पूर्ण गुणज होता है और पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है। तो ये फॉर्मूले से, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी निम्निष्ठों की स्थिति के लिए, दूसरे मेथड से बताया था कि जब इससे उत्सर्जित और इससे दोनों के बीच में पथांतर कितना है, लैम्डा है, तो इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करके और विनाशी व्यतिकरण से, ये चीज मैंने आपको बताई थी, पथांतर लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, तो सबके बीच में एक विनाशी व्यतिकरण होता है और तीव्रता 0 मिलती है और निम्निष्ठ मिलते हैं। वो मेथड जो था वो 12th क्लास का था, इस तरीके से करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय उच्चिष्ट। अब देखो द्वितीय उच्चिष्ट होते क्या है, परिभाषा लिखेंगे इसकी, समझ में तो आपको आ ही रहा है द्वितीय उच्चिष्ट क्या है। दो निम्निष्ठों के बीच एक द्वितीय उच्चिष्ट बनता है यदि हम केंद्रीय उच्चिष्ट की बात ना करें। केंद्रीय उच्चिष्ट के अतिरिक्त दो क्रमागत निम्निष्ठों के मध्य एक उच्चिष्ट बनता है जो द्वितीय उच्चिष्ट कहलाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के अतिरिक्त दो क्रमागत निम्निष्ठों के मध्य एक उच्चिष्ट बनता है जो द्वितीय उच्चिष्ट कहलाता है। द्वितीय उच्चिष्टों की तीव्रता के लिए द्वितीय उच्चिष्टों की तीव्रता लगातार घटती जाती है इसके लिए मैथमेटिकली इसका निकालेंगे जैसे di अपॉन डी अल्फा। देखो तीव्रता चूंकि घटती जा रही है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। तो di अपॉन डी अल्फा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जब इसको आप 0 के बराबर लिखेंगे तो समीकरण 4 से जो i का फॉर्मूला है, i कितना है, आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, उसका आपको अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, d अपॉन डी अल्फा, और i का वैल्यू कितना है, आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आई नॉट तो कांस्टेंट है, आई नॉट को आप बाहर ले सकते हैं। अब साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का u इंटू वी फॉर्म से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि ये भी अल्फा का फंक्शन है और ये भी अल्फा का फंक्शन है। यदि आप साइन स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रखते हैं तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर -2 होगा, और -2 का कितना होता है, nx टू दी पावर n-1, यानी कि -2 अल्फा टू दी पावर -3। तो -2 और अल्फा टू दी पावर -3 को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 अपॉन अल्फा क्यू। डिफरेंशिएशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई अल्फा स्क्वायर को आपने लिखा अल्फा टू दी पावर -2, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो nx टू दी पावर n-1 -2 अल्फा टू दी पावर -3 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, -2 अपॉन अल्फा क्यू, ठीक है। प्लस अब 1 बाई अल्फा स्क्वायर को एज इट इज रखा, और साइन स्क्वायर अल्फा का कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यू, और 2 भी कॉमन आ सकता है, कहां पर, नहीं हमें तो अल्फा क्यू लेना है, तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यू,
और 2 भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस साइन अल्फा बचेगा ना। यहाँ से मैंने 2 भी कॉमन ले रखा है, अल्फा क्यू भी कॉमन ले लिया और एक साइन अल्फा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक साइन अल्फा बचेगा और एक माइनस बचेगा, 2 अपन अल्फा क्यू बाहर ले चुके हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो 2i0 अपॉन अल्फा क्यू आपने कॉमन लिया है और यहाँ पर कितना है अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और साइन अल्फा भी आपने कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया और क्या बचेगा, cos अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों, एक क्वांटिटी ये है और एक ये है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है जब या तो ये 0 हो और या ये 0 हो, ठीक है, तभी 0 होगा। अब ये टर्म को यदि हम 0 लेते हैं, इसको हमने 0 लिया तो ये किससे, साइन अल्फा 0 होगा, अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0। साइन अल्फा 0 लेने पर, यदि आप साइन अल्फा 0 लेते हैं तो ये किसकी स्थिति को बताता है, निम्निष्ठों की स्थिति को, तो हम इसको 0 के बराबर नहीं ले सकते, इसका मतलब ये टर्म 0 होगी, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख लीजिए, तब साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 या ये टर्म 0 होगी, माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0, दोनों में से एक चीज 0 होनी चाहिए। और चूंकि साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 मुख्य निम्निष्ठ को बताता है, ये बताता है मुख्य निम्निष्ठों की स्थिति। अतः हम ये वाली टर्म को ही 0 ले सकते हैं, ठीक है। समझ आया ना, यहाँ तक इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब एक 0 होगा, इसको 0 ले नहीं सकते क्योंकि ये बताता है निम्निष्ठ की स्थिति को, और हम कंडीशन निकाल रहे हैं तृतीयक उच्चिष्ठ की, तो मतलब ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 होगा। अब इसको 0 रखते हैं तो किसके बराबर आएगा, जब आप इसको 0 रखते हैं तो साइन अल्फा को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, तो अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, साइन अल्फा के बराबर। तो अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा, और यदि कॉस अल्फा का नीचे डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा, ये बताएगा द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थिति, ठीक है। अभी निकालेंगे इसको, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो द्वितीय उच्चिष्टों की स्थिति के लिए अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे कि कब हमें द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफीय विधि से इस समीकरण को हल करेंगे। तो ये समीकरण नंबर कौन सा आ रहा है, तब से कोई समीकरण नहीं डाली, जो आपने ये लिखा था अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, इसको इक्वेशन नंबर 6, और पार्ट डिफरेंस लिखा था ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 7, तो ये आ जाएगी अब 8, ठीक है। अब देखो इस समीकरण 8 को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। समीकरण 8 को ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा जो है 10 अल्फा के बराबर है, तो यदि आप लें y इक्वल्स टू अल्फा तथा
y इक्वल्स टू टेन अल्फा। ठीक है, जब अल्फा और टेन अल्फा बराबर हैं तो ये दोनों ही किसी एक राशि के बराबर होंगे। y इक्वल्स टू अल्फा लेते हैं तो y इक्वल्स टू टेन अल्फा लेना पड़ेगा, जब भी तो अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा होगा। अब एक तो हल इसके लिए ग्राफ बनाएंगे और एक इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। दोनों के ग्राफ में जहां पर अल्फा का वैल्यू टेन अल्फा के बराबर होगा वो पॉइंट किसकी स्थिति को बताएंगे? द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति को, क्योंकि द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति के लिए अल्फा किसके इक्वल है? टेन अल्फा के इक्वल है। तो एक ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू अल्फा के लिए, दूसरा ग्राफ y इक्वल्स टू टेन अल्फा के लिए। जिन पॉइंट्स पर ये दोनों ग्राफ मिलेंगे वो पॉइंट्स पर अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? टेन अल्फा के बराबर होगा और वो बताएगा द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति को। तो देखो ग्राफ टेन अल्फा का ग्राफ सबने बनाया हुआ होगा, बनाया है ना? इस एक्सिस पर ले लेते हैं अल्फा। ठीक है, इस एक्सिस पर अल्फा, जो भी बात कर रहे हैं सब नीचे जाएंगे अभी, अल्फा, और इस एक्सिस पर y। ठीक है, यदि आपका y इक्वल्स टू x के लिए ग्राफ बनाना हो, इस एक्सिस पर यदि आप x लेते हैं, इस पर y, तो y इक्वल्स टू x ग्राफ कौन सा होता है? जो सेंटर से जाएगी, मूल बिंदु से जाती है 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, तो अब हमने इस एक्सिस पर क्या ले लिया? अल्फा। तो ये किसकी लाइन हो जाएगी? y इक्वल्स टू अल्फा लाइन, y इक्वल्स टू x लाइन होती थी। अब इस एक्सिस पर आपने अल्फा ले लिया तो ये क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू अल्फा का कर्व बन जाएगा और ये 45 डिग्री के एंगल पर, और ये है मूल बिंदु। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ बनाना है हमें y इक्वल्स टू टेन अल्फा के लिए। तो टेन अल्फा का ग्राफ सभी बराबर बराबर दूरियों पर रहेंगे। इस तरीके से पढ़ा होगा ना, टेन पाई और टेन टू पाई दोनों की वैल्यू जीरो होती है ना। टेन पाई की भी जीरो होती है, टेन टू पाई की भी जीरो है, और यहाँ पर टेन जीरो की भी जीरो होती है। ठीक है, टेन जीरो पर भी तो बनेगा, जीरो की वैल्यू भी तो जीरो होती है। तो इसके देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक हमारी ग्राफ लाइन ये है y इक्वल्स टू अल्फा, और ये जो कर्व है ये वाले, ये किसके? y इक्वल्स टू टेन अल्फा के। तो कौन कौन से पॉइंट्स पर ये मैच कर रहे हैं? एक तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ से एक टेन अल्फा का ग्राफ भी बन रहा है और y इक्वल्स टू अल्फा का भी। इस पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट पर y इक्वल्स टू अल्फा लाइन भी है और टेन अल्फा का ग्राफ भी है। एक ये हो गया पॉइंट, और एक ये पॉइंट, इस पर y इक्वल्स टू अल्फा लाइन का भी कर्व है और y इक्वल्स टू टेन अल्फा का भी है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पर क्या है? अल्फा इक्वल्स टू जीरो, और अल्फा इक्वल्स टू जीरो ये बताता है मुख्य उच्चिष्ट की स्थिति को। तो इसको हम नहीं लेंगे, अल्फा इक्वल्स टू जीरो, ये भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन ये अल्फा इक्वल्स टू जीरो बताता है मुख्य उच्चिष्ट की स्थिति को, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद के जो पॉइंट्स होंगे वो किसके होंगे? द्वितीय उच्चिष्टों के। तो देखो इस पॉइंट को यदि आप नीचे मिलाएं और इस पॉइंट पर अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है इस पॉइंट पर? देखो यहाँ पर ये पाई है और ये टू पाई है, तो बीच में क्या आएगा? थ्री पाई बाई टू। पाई और टू पाई के बीच में ये वाला पॉइंट कितना होगा? थ्री पाई बाई टू। और ये वाला पॉइंट कितना होगा? फाइव पाई बाई टू, क्योंकि यहाँ टू पाई है, इसके बाद क्या आएगा? थ्री पाई, और टू पाई और थ्री पाई के बीच में क्या आएगा? फाइव पाई बाई टू, वही तो आएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये थ्री पाई बाई टू के बहुत पास में ही तो मिल रहा है, इसका वैल्यू कुछ होता है 1.46 पाई, इसका पॉइंट होता है यहाँ पर 2.46 पाई। तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं?
एक तो अल्फा इक्वल्स टू 0, एक अल्फा इक्वल्स टू 1.46 पाई, फिर उसके बाद 2.46 पाई, जिन पर इन तीनों पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा, और वो बताएगा द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थिति को। बनाइए, बनाओ।